नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। न्यूज़ 10 की शुरुआत सुर्खियों के साथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर। डॉक्टर एमजीआर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं रुक रहा हिंसा का दौर। शरीयतपुर जिले में भीड़ ने एक हिंदू व्यापारी को पिटाई के बाद किया आग के हवाले। महंगाई की आग में जल रहा ईरान। सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत। बेकाबू होते हालात। ठंड, कोहरे और हिमपात की ट्रिपल स्ट्राइक से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। और दिल्ली और उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित। एयरलाइंस ने यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। बांग्लादेश से एक और खबर आई है जिसने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर किया है कि वहां के हालात क्या हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते बुधवार 31 दिसंबर को साल के अंतिम दिन शरीयतपुर जिले में एक 50 वर्षीय हिंदू व्यापारी खोकोन चंद्रदास पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। उस्मान हादी की मौत के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का यह चौथा मामला है। 50 वर्ष के खोकन दास केनेश्वर यूनियन के केओरभंगा बाजार में दवा और मोबाइल बैंकिंग का व्यापार करते थे। यह घटना तब घटी जब वो शरीयतपुर जिले में अपने घर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने पहले खोकन चंद्र दास की पिटाई की और फिर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर खोकन के सिर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। अपनी जान बचाने के लिए खोकन दास पास में एक तालाब में कूद गए। आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से जख्मी खोकन दास का ढाका के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि रब्बी और सोहाग नाम के 2 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। तो बांग्लादेश से एक बार फिर ये बुरी खबर जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। आइए आपको बताते हैं कि उस्मान हादी की मौत के बाद से अब तक हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस तरह से हिंसा का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जिस तरीके से खून बहाया जा रहा है उसके तहत इसकी शुरुआत जो हुई वो 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास की हत्या की गई। शव को जलाया गया, सरेआम आग के हवाले कर दिया गया। 24 दिसंबर 2025 को अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और 29 दिसंबर 2025 को विजेंद्र बिस्वास को गोली मारी गई। यह अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बांग्लादेश में इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं और 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास की हत्या की गई थी, उनका शव जलाया गया था। 24 दिसंबर 2025 को अमृत मंडल की सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस तरीके से बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं के खून की आग में सुलग रहा है। आपको बता दें 29 दिसंबर को बुजेंद्र निवासी की भी हत्या कर दी गई। तो ये तमाम सारे ऐसे वाकये हैं जो कि बांग्लादेश की वर्तमान विकट स्थिति को बताता है कि किस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है और उनके साथ बर्बरतापूर्ण नृशंस हत्या उनका की जा रही है और सरेआम इन तमाम सारे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत सुनवाई जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रूप से बीमार मतदाताओं के मामलों में सुनवाई उनके घर जाकर की जाएगी। इस निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सुनवाई
केंद्रों पर आते देख आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी यदि बीएलओ 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तक आयोग का संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी बीएलओ सुपरवाइजर्स की है। उन्हें अपने अपने बूथ क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की सूची तैयार कर यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित मतदाताओं को घर पर ही सुनवाई की सुविधा मिले। इसी मुद्दे पर सीईओ ने डीईओ, ईआरओ और एईआरओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक भी की। दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और आयोग माध्यमिक परीक्षा के एडमिट कार्ड को भी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एडमिट कार्ड में जन्म तिथि दर्ज होती है। इसके अलावा आश्रमों, अनाथालयों, रेड लाइट क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और चाय बागानों में रहने वाले लोगों के मामलों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। जिला मजिस्ट्रेट स्वयं मौके पर जाकर यह सत्यापन करेंगे कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं या नहीं। संतुष्टि होने पर चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं के मामलों पर निर्णय लेगा। चुनाव आयोग का यह कदम वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और वंचित वर्गों के लिए मतदाता प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज चेन्नई से डॉक्टर एमजीआर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इसके बाद रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। आज शाम को वो चेन्नई के कलाइवनार अरंगम में आयोजित सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड, कोहरे और हिमपात की ट्रिपल स्ट्राइक से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग की घने कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंडीगढ़, राजस्थान के लिए भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जो है वो हुई है और पहाड़ी इलाकों की वजह से मैदानी इलाकों में भी जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ेगा। इसके अलावा कुल्लू, शिमला, किन्नौर और चंबा में भी बर्फबारी की खबरें हैं। साथ ही कश्मीर के पुंछ में भी बर्फबारी हुई है। और आपको बता दें कि कश्मीर के साथ साथ रोहतांग, सोलंग नाला में भी हल्का हिमपात हुआ है, जबकि उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। इसके अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर लगातार जारी है। तो मौसम विभाग ने ये तमाम सारी जानकारी दी है। उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर है और पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी बढ़ी है उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी घना कोहरा छाया हुआ है और यही हाल कुछ हद तक राजधानी दिल्ली का भी है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य भी कोहरे की चपेट में है और इस वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। और आइए अब इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तर और मध्य भारत में सर्दी का सितम किस तरीके से अपना कहर ढा रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, कोहरे के बीच में चलती हुई गाड़ियां और साथ ही हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुंछ सेक्टर में भी बर्फबारी हुई है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मुरादाबाद, कानपुर, ग्वालियर, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ठंड का प्रकोप है और जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। एक तरफ यातायात भी इसके जरिए प्रभावित हुआ है तो वहीं लोगों को भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के जो काम है वो करने में कठिनाइयां आ रही हैं। हालांकि लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और हम तस्वीरों के जरिए ये समझ सकते हैं कि जो सर्दी का सितम है वो किस तरीके से अपना असर दिखा रहा है। मुरादाबाद, चंबा
और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई। उत्तर प्रदेश के इलाकों का भी कुछ इस तरीके से ही हाल है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने तलाशी और निगरानी अभियान भी तेज कर दिया है। सेना के जवान अधिक ऊंचाई वाले बर्फ से ढके इलाकों में अत्यधिक ठंड और कठिन भू स्थिति के बावजूद सामान्य तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं। सभी जवान विशेष विंटर गियर से लैस हैं और संदिग्ध क्षेत्रों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में हमारे देश के जवान देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ। यह हाड़ कपा देने वाली सर्दी है, बावजूद इसके लगातार हमारे जवान जो हैं वो तैनात हैं हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए। दिल्ली और उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा पर भी असर देखने को मिला है। इंडिगो और एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को सतर्क किया है। इंडिगो ने हवाई अड्डे पर भीड़ कम करने के लिए कल की कुछ उड़ानें पहले ही रद्द कर दी हैं। वहीं एयर इंडिया ने भी अपने फॉग केयर पहल के तहत उड़ानों के प्रभावित होने की चेतावनी दी है। दोनों एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड और रीबुकिंग की सुविधा प्रदान की है। यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह भी दी गई है। एयरलाइंस ने कहा है कि सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ग्राउंड टीमें लगातार मदद के लिए उपलब्ध है। न्यूज़ एट 10 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2023 के बेंगलुरु जेल रेडिकलाइजेशन मामले में लश्कर ए तैयबा से जुड़े 3 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन पर आरोप है कि उन्होंने हथियार, गोला बारूद और डिजिटल उपकरण जुटाकर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ साजिश रची। ये साजिश 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस में जेल में बंद कुख्यात आतंकी टी नसीर को कोर्ट ले जाते समय छुड़वाने की योजना का हिस्सा थी। चार्जशीट के अनुसार अनीस फातिमा की पहचान जुनैद की मां के रूप में हुई है। उसने परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल बेंगलुरु के अंदर टी नसीर को लॉजिस्टिकल सहायता और फंड मुहैया कराया था। साथ ही हैंड ग्रेनेड और वॉकी टॉकी संभाले और फरार आरोपी सलमान खान को विदेश भागने में मदद की। वहीं सिटी आर्म्ड रिजर्व के सहायक सब इंस्पेक्टर चांद पाशा ने रिश्वत लेकर एस्कॉर्ट डिटेल्स लीक की। तीसरे आरोपी जेल अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर नागराज पर आरोप है कि उन्होंने कैदियों को मोबाइल फोन स्मगल कर बेचे, जिनमें से एक फोन नसीर के पास पहुंचा और साजिश को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल हुआ। एनआईए की यह कार्रवाई जेल सिस्टम के भीतर आपराधिक सांठगांठ और आतंकी नेटवर्क के खतरनाक गठजोड़ को उजागर करती है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज सिंह। देखिए नीरज, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मतलब जेल के भीतर आतंकी नेटवर्क को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और उनकी किस तरीके से सहायता की जाती है, रिश्वत लेकर के ये इस काम को अंजाम दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा खुलासा हम कह सकते हैं एनआईए का। बड़ा खुलासा है और आप देखें कि दूसरी सप्लीमेंट आर्टिस्ट है और जो एनआईए ने शामिल की है। तो और कि जो आतंकवादी था 2008 के बेंगलुरु ब्लास्ट में, वो एक तरीके से विचाराधीन था और जी तो जैसे जाने की एक बड़ी जो साजिश है वो थी और इसमें विश्वास भी है। और आप देखें कि जो 3 इसमें जो आतंकवादी है दूसरी
उसमें है, जिसमें अनीस फातिमा है, चांद पाशा ए और इसके अलावा डॉक्टर नागराज। और इनके खिलाफ ये आरोप एनआईए ने लगाए हैं कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे और दूसरा नेशनल वसीर को छुड़ाने के लिए लॉजिस्टिक इन लोगों ने उपलब्ध करवाया। अभी जेल के अंदर भी जो कैदी थे उनको भारत के खिलाफ भड़काने के लिए, भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसा भी रहे थे और एक तरीके से उनको अपने गैंग में शामिल भी करते थे। तो ये दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट एनआईए ने अब कोर्ट में पेश कर दी है। निश्चित तौर पर जो कोर्ट है संज्ञान लेगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 2023 के बेंगलुरु जेल रेडिकलाइजेशन, क्योंकि उसी समय इस नासिर को छुड़ाने की ये साजिश पूरी की पूरी रची गई थी और उसका खुलासा एनआईए ने अपनी इस चार्जशीट में कर दिया। नीरज, इसके साथ साथ जिस तरीके से खुलासे हुए, जिस तरीके से आरोप लगे हैं, चाहे फिर वो इंस्पेक्टर हो चाहे वो चिकित्सक हो, इन तमाम पर भी आरोप लगाए कि रिश्वत लेकर के इन्होंने जो है आतंकियों को भगाने में मदद की और उन तक मोबाइल फोन पहुंचाया गया जेल में मुख्य आतंकी के पास। देखिए, बिल्कुल ये आरोप सही है, क्योंकि तमाम जो सबूत हैं वो एनआईए के पास मौजूद थे। अब एनआईए ने ये पूरा मामला अपने हाथ में लिया और पुलिस की जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाते हुए एनआईए ने तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा किया और उसके बाद एनआईए ने अपनी चार्जशीट है उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र किया। जैसे आतंकवादियों तक केवल जो मोबाइल फोन पहुंचाए गए थे, पैकेट पहुंचाए गए थे ताकि जेल के अंदर जो दूसरे लोग हैं उनको एक इन्फ्लुएंस किया जा सके। इसके साथ साथ ही भारत के अंदर कहाँ किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना है उसके लिए भी बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक इकट्ठा किया गया था, गोला बारूद इकट्ठा किया गया था, नक्शे बनाए गए थे। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं वो एनआईए ने अपनी जो चार्जशीट है उसमें शामिल की है। तो एक बड़ा खुलासा एनआईए ने किया है कि किस तरीके से देश के अंदर और जेल के अंदर आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। इसमें जेल का जो स्टाफ है, इंस्पेक्टर है और इसके अलावा जो चिकित्सक है वो शामिल थे और पैसा लेकर इन आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। नीरज, आखिरी सवाल, लश्कर तैयबा से जुड़े 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और जिस तरीके से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, हो सकता है चूंकि मल्टीपल नेटवर्क से खुलासे हो रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ और कड़ियां जुड़े और कुछ और आरोपी सामने आए। देखिए, बिल्कुल और भी आरोपी हैं, क्योंकि इसमें और भी कई सारे आरोपी हैं जो फरार हैं, जिनको खोजने का जो काम है वो चल रहा है। एक जो आरोपी है सलमान खान, जिसको फातिमा ने कागज उपलब्ध करवाए थे, तमाम लॉजिस्टिक चीजें उपलब्ध करवाई थी और उसको दुबई भगाया था। बाद में हालांकि रवांडा से उसको प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है और अभी भी कई सारे चेहरे और कई सारे नाम हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी है और एनआईए लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज भी कर रहा है और कई जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। इनसे पूछताछ करने के बाद जो लीड एनआईए को मिल रही है उस लीड पर आगे एनआईए काम कर रहा है। अभी भी कई सारे आरोपी हैं जिनकी तलाश जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत ही संवेदनशील ये पूरा मामला है और इन सब के बीच में जिस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ रही है, हमारे सहयोगी नीरज सिंह बता रहे थे कि अब शिकंजा और ज्यादा कसता रहेगा क्योंकि ये राष्ट्र की संप्रभुता के साथ, भारत की सुरक्षा के साथ एक तरीके से खिलवाड़ है और अब एनआईए उन पर शिकंजा कस रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर का। महंगाई, गिरती मुद्रा और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गए हैं। गुरुवार को देश के कई हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। पश्चिमी ईरान के लोडिगंज शहर में पुलिस और कथित तौर पर सशस्त्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों की मौत हुई। मानवाधिकार संगठन हेंगा ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। इस बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि पश्चिमी शहर कोदश्त में बसीज अर्धसैनिक बल का एक सदस्य मारा गया जबकि 13 अन्य घायल हुए हैं। देश भर में फैले प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, तेज विरोध प्रदर्शन केवल एक शहर तक ही सीमित नहीं रहे। इस्फहान, मारदश्त, केरमानशाह, खुजिस्तान और हमेदान सहित कई प्रांतों में भी प्रदर्शन हुए हैं। स्विट्जरलैंड की मशहूर स्की रिसोर्ट क्रॉन्स मोंटाना में लगी भीषण आग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है जबकि 115 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा गुरुवार की रात नए साल का जश्न मनाने के दौरान हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक पार्टी के दौरान शैंपेन की बोतलों पर लगी फुलझड़ियों से निकली चिंगारी छत तक जा पहुंची।
जिससे देखते ही देखते पूरे बार में आग फैल गई। वहीं पुलिस ने बताया कि आग लगते ही वहां भगदड़ मच गई और रास्ता सकरा होने की वजह से लोग समय पर बाहर नहीं निकल सके। मारे गए लोगों में ज्यादातर युवा पर्यटक शामिल हैं, जो इटली, फ्रांस और अन्य देशों से यहां छुट्टियां मनाने आए थे। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या बार में सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की गई थी। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के 19 साल बाद बुल्गारिया ने कल यूरो को बतौर मुद्रा अपना लिया। अब बुल्गारिया 21वां देश बन गया है जिसने यूरो को बतौर राष्ट्रीय मुद्रा अपनाया है। हालांकि जनवरी के अंत तक बुल्गारिया में लेव में भी भुगतान होता रहेगा, जबकि 8 अगस्त 2026 तक कई कीमतें यूरो और लेव दोनों में प्रदर्शित की जाएंगी। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने बताया कि यूरो को अपनाना बुल्गारिया के यूरोपियन यूनियन में एकीकरण की दिशा में मील का अंतिम पत्थर है। और अब बात सेहत की कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का महत्व हम सभी के लिए है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ गया है। ऐसे में स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना कैसे संभव हो सकता है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग मुक्त होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन का होना भी है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है, सोच सकारात्मक होती है और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। हमारी सेहत और हमारी जीवन का लंबा होना सारा हृदय पे निर्भर करता है। तो हृदय अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हम लंबा जीवन जिएंगे। और हृदय को अच्छा रखना है तो हमें 6-7 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम हाइपरटेंशन है तो उसे कंट्रोल रखना है, मधुमेह या डायबिटीज़ है तो हमें हमारे शुगर लेवल्स कंट्रोल रखने हैं। अगर हमें स्मोकिंग की या टोबैको की आदत है तो उसे बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें प्रण लेना है कि हमें हमारी जीवन शैली में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा उसके लिए तत्पर रहना होगा कि हम हमारे रिस्क फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल करें। यदि हम अपने जीवन शैली में बदलाव करें तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अनियमित दिनचर्या, शारीरिक श्रम में कमी, खान पान की गलत आदतें, असंतुलित आहार का सेवन करना, अधिक वजन और मोटापा, नींद की कमी, तनाव होना, धूम्रपान व तंबाकू का सेवन, ये सब धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसे में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस नए साल पर मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जो ये नया साल आया है तो इस बार हम ऐसा प्रण लें कि हमारा हार्ट बहुत ही अच्छा रहे। तो इस प्रण में हम सबसे पहली चीज़ ये कर सकते हैं कि पूरे सप्ताह में एक प्रण लें कि 150 मिनट हम एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग और टोबैको की अगर हमें लत हो गई है तो हम प्रण लें कि उससे हम इस नए साल में छुटकारा पाएंगे और हम प्रसन्न रहेंगे, पर्याप्त मात्रा में नींद लेंगे, फैमिली टाइम अच्छा गुजारेंगे, क्योंकि स्ट्रेस भी अगर कम रहेगा तो हमें हार्ट अटैक के खतरे कम होंगे। स्वास्थ्य ही वो आधार है जिस पर व्यक्ति का पूरा जीवन टिका होता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ सरल लेकिन आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य। नए साल पर मैं ये संदेश देना चाहूँगा स्पेशली भारतीय युवाओं को कि हमारा देश बहुत ही तरक्की कर रहा है। अब हम एक इकोनॉमिक पावर बनते जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें हमारा हार्ट अच्छा रखना है। तो आप बहुत काम कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, लेकिन साथ में अपने हार्ट का ध्यान रखिए, गलत आदतों से बचिए, स्मोकिंग, टोबैको, और अपना रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखिए। समय समय पर जांच करवाएं, जीवन शैली से संबंधित स्वस्थ आदतें अपनाएं और सही जीवन शैली चुनें जिससे रोगों की संभावना कम हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। पहलवान रितिका हुड्डा को खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना से बाहर कर दिया गया है। वहीं कंपाउंड तीरंदाज परनीत कौर और अभिषेक वर्मा को कोर समूह में जगह मिल गई है। पिछले साल पेरिस ओलंपिक 2024 चक्र के बाद टॉप सूची 179 से घटाकर 94 कर दी गई थी। पिछले एक साल
के प्रदर्शन को देखते हुए इसमें कुछ और बदलाव किए गए हैं। कोर ग्रुप के खिलाड़ियों की संख्या अब 118 है, जिसमें 57 सामान्य और 61 पैरा एथलीट हैं। एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता हुड्डा पिछले साल जुलाई में चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट में नाकाम रही थी। विश्व पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता फर्राट धाविका सिमरन को कोर समूह में रखा गया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में पदक के प्रबल दावेदार कंपाउंड तीरंदाजों को ताजा सूची में रखा गया है। परनीत, अभिषेक और ज्योति सुरेखा समेत 8 कंपाउंड तीरंदाजों को कोर समूह में जगह मिली है, जबकि 3 रिकर्व सितारों दीपिका कुमारी, धीरज बोम्मादेवरा और अंकिता भकत को भी इसमें शामिल किया गया है। टॉप्स में कोर समूह के खिलाड़ियों को 50,000 रुपए और डेवलपमेंटल समूह के खिलाड़ियों को 25,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा विदेश में ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के दौरान $25 प्रतिदिन दिए जाते हैं। और इसी के साथ ही न्यूज़ एट 10 में इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।